अरे वाह, तुम्हारा घर तो बड़ा खूबसूरत है। चलो आज तुम्हारे घर की चाय पीते हैं। अरे नहीं नहीं, क्या कहा तूने मुझे अपने घर आने के लिए मना किया? अरे ऐसा नहीं है यार, एक्चुअली मेरे घर में थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है और मेरे पति थोड़ा बीमार हैं। मेरा बेटा ऑफिस के काम कंप्यूटर पर करता रहता है, इसीलिए वो घर में किसी को भी आने का अलाउ नहीं करता है। चल अच्छा है, तेरा परिवार प्राइवेसी को इतना इम्पोर्टेंस देता है, ये तो अच्छी बात है। चल बाय, बाद में मिलते हैं। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग किटी पार्टी में चलेंगे तो तू अपनी कार लेकर आना। हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास तो इतनी महंगी महंगी कारें हैं जिसे देखकर तुम सब बेहोश हो जाओगी, इसीलिए मैं लेकर नहीं आती। BMW, ऑडी, ये सब तो गरीबों की कारें हैं। सच में मुझे नहीं पता था कि तू इतनी अमीर है। इतनी अमीर होने के बावजूद तूने हम जैसे लोगों से दोस्ती की। सल्यूट है तुझे, बहुत डाउन टू अर्थ है तू। चल मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड का फोन आ रहा है। ओके बाय। वो बूढ़ी औरत अपने घर के अंदर तब तक नहीं घुसी जब तक उसकी सहेली अपनी कार लेकर वहां से चली नहीं गई। जैसे वो बूढ़ी औरत अपने घर का दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुसी तो घर के अंदर का माहौल बिल्कुल बेकार था। अंदर की दीवारें मिट्टी की थी। उसका बूढ़ा पति फटे पुराने कपड़े पहनकर खटिया पर लेटा था और खांस रहा था। अरे क्या हुआ आपको? मैंने कितनी बार कहा है कि ठंडी में बाहर मत जाया करो, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं। राकेश अभी तक घर नहीं आया क्या? अरे आता ही होगा, बेचारा दिन भर इतनी मेहनत किया करता है। तभी राकेश सूट बूट पहनकर घर आ गया। उसने जब अपने ऊपर के कपड़े उतारे, पूरे शरीर पर चूना लगा हुआ था क्योंकि वो पुताई का काम करता था। माँ, इस बार बहुत अच्छा काम मिला है मुझे। बहुत बड़ी बिल्डिंग का काम चल रहा है, हर दिन के 300 रुपए मिल जाते हैं और ये काम 1 साल तक चलता रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। इसी बात पर अब जल्दी से तेरी शादी तय कर देते हैं। तेरे पिता कह रहे थे कि जीते जी बहू का चेहरा देखने चाहते हैं। पिताजी को छोड़ो, मैं खुद शादी के लिए उतावला हो रहा हूँ, इसीलिए तो इतना अच्छा काम पकड़ा है। हजारों कंपनियों में ट्राई कर चुका हूँ, नौकरी तो लगनी नहीं है। कुछ दिनों बाद राकेश की शादी हो गई। वो जब अपनी बीवी अनीता के साथ घर आया तब अनीता उसका घर बाहर से देखकर खुशी से फूली नहीं समाई, क्योंकि बाहर से उसका घर देखने में बिल्कुल लग्जरी लगता था। राकेश, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी शादी बहुत अमीर खानदान में हुई है। अरे एक बार तुम अंदर तो चलो, अंदर का नजारा देखकर तुम हैरान हो जाओगी। अनीता जब अंदर गई तो वो वाकई हैरान हो गई, क्योंकि अंदर से तो बिल्कुल झोपड़पट्टी जैसा लग रहा था उसका घर। लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अनीता खुद भी एक गरीब घर की लड़की थी। उसकी पहली रसोई थी, इसलिए वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगी। तभी उसने अपनी सास से कहा, सासू माँ, यहाँ नमक तो है ही नहीं, सरसों का तेल भी नहीं है। अरे बेटा राकेश, जल्दी से पास वाली दुकान से 100 ग्राम नमक और 250 ग्राम सरसों का तेल लेते आना, और उससे बोल देना कि ये तेल सिर में लगाने के लिए ले जा रहा हूँ। हाँ माँ, मुझे पता है। राकेश गांव के बाहर एक किराने की दुकान पर गया और वहाँ से थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर आ गया। अनीता ने सबके लिए खाना बनाया, सबने पेट भरकर खाया। सभी को खाना बहुत पसंद आया। अगले दिन अनीता की सास के पास उसकी सहेलियों के फोन आने लगे। यार, हमें कहीं से पता चला कि तूने अपने बेटे की शादी कर दी। तूने हमें बहू से मिलवाया भी नहीं। हम सब अभी तेरे घर आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने तुझे बताया था ना, हम लोग प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते हैं। तुम सब लोग आर्मी पार्क में मिलो, मैं वहीं पर अपनी बहू को लेकर आ रही हूँ। फोन काटने के बाद अनीता की सास ने अनीता से कहा, अनीता, तेरे पास जो सबसे अच्छी साड़ी है वो पहन ले, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। मेरी कुछ सहेलियां तुझसे मिलना चाहती हैं। और हाँ, एक बात याद रखना, घर से बाहर निकलते ही गांव में किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि हम सब गरीब हैं। सबको यही लगना चाहिए कि हम सब अमीर हैं। समझ में आया? लेकिन सासू माँ, ये सब करने की क्या जरूरत है? हम लोग बाहर से भले ही कितने भी अमीर दिखे, लेकिन अंदर से तो हम सब गरीब ही है ना। इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, वरना अगर किसी दिन किसी को पता चल गया तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, तो इसीलिए किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। जल्दी से तैयार हो जा, चलते हैं, वरना वो सब यहाँ आ जाएंगी और सारी पोल खुल जाएगी। अनीता अपनी सास के साथ तैयार होकर घर से निकली। दोनों थोड़ी दूर तक पैदल चली ही थी कि तभी गांव के कुछ लोग उन्हें नमस्कार करने लगे। अरे नमस्कार मैडम जी, आपने हम गरीबों को तो अपने बेटे की शादी में बुलाया नहीं, कम से कम पार्टी ही दे दीजिए। तुम गरीबों के सामने हम लोग इसीलिए कभी बाहर नहीं निकलते। अमीर देखा नहीं कि भीख मांगनी शुरू कर देते हो तुम लोग। अच्छा हुआ तुम लोगों को शादी में नहीं बुलाया। चलो बहू, गरीबों के मुंह नहीं लगते। इतना बोलकर वो अपनी बहू को लेकर वहाँ से निकल गई। इधर गांव वाले उनकी बुराइयां करने लगे। अरे चलो चलो, इन अमीर लोगों के पास तो घमंड के अलावा कुछ होता ही नहीं है।
वहीं दूसरी तरफ अनीता अपनी सास के साथ पैदल ही चलती चली जा रही थी। चलते चलते काफी दूर तक वो पैदल ही निकल गए। तभी अनीता ने कहा, सासू माँ कोई ऑटो या टैक्सी कर लेते हैं ना, कब से हम लोग पैदल ही चले जा रहे हैं। अरे बहू, उन चुड़ैलों को पार्टी देनी पड़ेगी, उसके लिए पैसे तो बचाने पड़ेंगे ना। सारा पैसा किराए में ही लग जाएगा तो वहाँ हमारी बेइज्जती हो जाएगी। खैर, घंटों तक पैदल चलने के बाद अनीता अपनी सास के साथ उस पार्क में मोमोज और पिज्जा लेकर पहुँच गई। यार क्या बताऊं, मेरे नौकर के घर किसी की शादी थी तो वो लोग हमारी कार लेकर चले गए, इसीलिए आने में थोड़ा लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बहू सुना, तुम्हारे पिताजी तो बहुत बड़े बिलियनियर हैं। अनीता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इसलिए वो चुपचाप बैठी रही। मेरी बहू भले ही एक बिलियनियर की बेटी है, लेकिन संस्कारी बहुत है और शर्मीली भी। उसे खुद की तारीफ करना, अपने परिवार के बारे में बताना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों अनीता बेटा? जी माँ जी। तो इस तरह अपनी सहेलियों से मिलवाने के बाद वो दोनों फिर से पैदल ही अपने घर वापस आए। अब ये रोज का काम हो गया था। घर के बाहर वो लोग अपने आप को बहुत अमीर दिखाते थे, जबकि अंदर से उतने ही गरीब थे। बड़ी मुश्किल से तो घर चल पा रहा था। भाग्यवान, मैं तो कहता हूँ ये नाटक अब बंद कर दो, बहुत हो गया। अमीर दिखने के चक्कर में घर के सारे पैसे बर्बाद हो गए। मेरे लिए दवाई नहीं आ पा रही है। हाँ माँ जी, ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिखावा करने के चक्कर में हमारा बहुत पैसा बर्बाद होता है। इससे पहले कि अनीता की सास कुछ बोल पाती, उतने में कुछ गांव वाले अंदर घुस आए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन गांव वालों के साथ अनीता की सास की वही अमीर सहेलियां भी थीं। वाह भाई वाह, क्या अमीरी है। अरे हमें तो पहले से ही तुझ पर शक हो गया था। अरे भैया, हम तो इनको बहुत अमीर समझते थे, पर ये तो हमसे भी गरीब निकले। ये पूरा परिवार ही फ्रॉड है, फ्रॉड। हाँ यार, तुझे तो मैं कितना अच्छा दोस्त मानती थी, पर तूने हम सबको धोखा दिया। अगर अपनी गरीबी बताकर हमसे दोस्ती करती तो क्या हम तुझसे दोस्ती नहीं करते? तभी गांव वाले और उसकी सहेलियां उसे ताने पर ताने मारी जा रही थी। अनीता की सास की आंखों से आंसू निकल आए। फिर उसने कहा, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया, इसके पीछे मेरी मजबूरी थी। कुछ सालों पहले तक हम लोग यहाँ से बहुत दूर किसी दूसरे गांव में रहते थे। वहाँ पर हमें छोड़कर बाकी सब अमीर थे। वहाँ के लोग हमारी बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे, यहाँ तक कि अपने घर का कूड़ा करकट हमारे घर में डाल जाते थे। हमें वहाँ भिखारी जैसा महसूस होने लगा। वहाँ कोई हमारा सपोर्ट करने वाला कोई दूसरा गरीब भी नहीं था। इसीलिए उन लोगों ने मिलकर हमें गांव से भगा दिया। मेरा बेटा खंबे की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता था। वहां से भी अमीर लड़के उसे भगा देते थे। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि हम जहां भी रहेंगे अमीर होने का दिखावा करेंगे, वरना ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी। आंटी, गाँव वालों, मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। हमारे साथ इतना बुरा हुआ है ना कि हम सब एक साथ ये दुनिया छोड़कर चले जाने वाले थे, पर माँ के इस आइडिया की वजह से ही हम जिंदा है। तू मुझे अपनी सहेली बोलती है ना, कम से कम मुझे सच्चाई तो बतानी चाहिए थी। खैर जो भी हुआ जाने दो। राकेश बेटा, हमारी कंपनी में एक मैनेजर की जरूरत है और तुम मेरी सहेली के बेटे हो, समझदार भी हो, तो तुम मेरी कंपनी को संभालोगे कल से। अगले दिन से ही राकेश ने उसकी कंपनी ज्वाइन कर ली। राकेश पढ़ा लिखा तो था ही और नौकरी की तलाश में भी था, जो तलाश भी अब उसकी पूरी हो गई। कुछ ही सालों में वो लोग सच में अमीर हो गए। दोस्तों, किसी भी गरीब को या भिखारी को इतना नहीं सताना चाहिए कि उसे अपनी जिंदगी से ही नफरत हो जाए। ज्योति अपने माँ पापा के आने का इंतजार कर रही थी। बार बार वो चौखट पर जाती और देखती। तभी उसके माता पिता आ गए। माँ, क्या हुआ? कुछ बात हुई रवि के माता पिता से? सारी बात हो गई है, हमने सब कुछ देखा है, पर मैं और तेरे पापा बहुत चिंता में हैं। ज्योति, तू इतने बड़े परिवार में कैसे रहेगी? तेरे लिए वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे इतना बड़ा परिवार है, तुझे मिलाकर 10 बहुएं बनेंगी। 10 बहुओं का परिवार है, तू 10 बहुओं वाली ससुराल में परेशान हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि तुझे इतने बड़े परिवार में शादी करके जाना चाहिए। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। मैं रवि से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने और रवि ने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं रह लूंगी। मैं रवि के साथ ही शादी करूंगी। माँ पापा प्लीज, मैं कहीं और शादी नहीं करूंगी। आप रिश्ते के लिए हाँ कह दो। ज्योति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी बेटी को कोई भी माता पिता रोता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए अपनी बेटी ज्योति की खुशी की खातिर उसके माता पिता उसकी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर एक शुभ मुहूर्त में ज्योति की शादी रवि के साथ हो जाती है। शादी के बाद ज्योति 10 बहुओं वाले ससुराल में पहुंचती है। ज्योति बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपना प्यार मिल गया।
अगली सुबह जब ज्योति अभी कच्ची नींद में ही थी कि तभी उसकी जेठानी रेखा ने उसे जगा दिया। ज्योति, सुबह के 4 बजे हैं, आरती का समय हो रहा है, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। अभी तो सुबह के 4 ही बजे हैं, इतनी जल्दी सोकर उठना पड़ेगा। मेरी सभी भाभियां भी सुबह 4 बजे ही सोकर उठती हैं। एक काम करता हूँ, तुम तैयार होकर नीचे जाओ, मैं भी नहा धोकर नीचे आ जाऊंगा। ठीक है, आप जाओ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ज्योति नहा धोकर तैयार होकर जब नीचे आंगन में पहुंचती है तो वो हैरान रह जाती है। उसकी सारी जेठानियां कोई ना कोई काम कर रही हैं। सुबह के 4:30 बज रहे थे, पर ज्योति के ससुराल के वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर के 12 बज रहे हो। सुनैना, मंदिर में पूजा का घी नहीं है, जल्दी से भंडार घर से पूजा का घी निकाल लाओ, माँ जी बस पूजा के लिए आने वाली हैं। अरे ज्योति आ गई। ज्योति, आज तुम्हारे इस घर में पहली आरती है, एक काम करो, वहां सामने फूल रखे हैं, जरा देना। रजनी भाभी, देखना दोपहर के लिए भटूरे का ये आटा बहुत रहेगा, ये और मिलाऊं? थोड़ा और मिला लो, बच्चों का तो तुम्हें पता है, भटूरे छोले के नाम पर ही उछल पड़ते हैं, थोड़े ज्यादा ही बनाएंगे। भाभी ये फूल। हाँ लाओ। ममता, पहले मंदिर घर की झाड़ू लगा लेना, तुम्हें पता है माँ जी बाद में झाड़ू लगाने नहीं देंगी। ममता भाभी, सफाई के लिए काम वाली नहीं आएगी? काम वाली? यहाँ पर कोई काम वाली नहीं आती, यहाँ पर हम सभी मिलकर घर के सारे काम करते हैं जो अब से तुम्हें भी करने हैं। और आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, माँ जी तुम्हें पहली रसोई में हलवा बनाने के लिए जरूर बोलेंगी। ज्योति की घबराहट बढ़ती जा रही थी कि तभी रवि आ जाता है। जया, माँ जी के कमरे का पोछा तुम लगा लो, मैं आंगन का लगा रही हूँ। अरे देवर जी, आज तो आप इतनी जल्दी उठ गए। अरे पूनम, कैसी बातें कर रही हो, देवर जी अब जल्दी ही उठा करेंगे, नई नई शादी हुई है तो ज्योति को अकेले कैसे उठने देंगे? हाँ। ऐसी कोई बात नहीं भाभी, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा सुबह सुबह थोड़ा टहल कर आता हूँ। तभी ज्योति की सास शांति की कर्कश आवाज सबको शांत कर देती है। तुम सबको पता है सुबह सुबह कितने काम होते हैं, ये आपस में गप्पे क्यों मार रही हो? क्या आज तुम सबके पास कोई काम नहीं है? पूजा की तैयारी हो गई? जी माँ जी, सब तैयारी हो गई। ज्योति बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, यहाँ पूजा आरती के बाद रसोई में तुम्हें हलवा बनाना है। उसके बाद रजनी तुम्हें घर के काम बता देगी। अगले कुछ दिनों बाद तुम्हें भी घर के कामों में हाथ बटाना है। तुम सब ज्योति को रसोई में हलवा बनाने की सामग्री दे दो और बता दो ज्योति को कि हमारे यहाँ किस तरह का हलवा खाया जाता है। और रवि, तुम भी अब उठ गए हो, साथ में पूजा करेंगे। ज्योति हामी में सिर हिला देती है। सभी बहुएं ज्योति को रसोई में हलवा बनाने की सामग्री देकर सब कुछ समझा देती हैं। ये सामग्री तो बहुत ज्यादा है, मुझे कितना हलवा बनाना है? तुम्हें कम से कम घर में सबको मिलाकर 40 लोगों के लिए हलवा बनाना है। रसोई की दूसरी तरफ बने आंगन में तुम्हें हलवा बनाना है। हम ज्यादा चीजों के लिए उसी आंगन का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर बड़ी भट्टी लगाकर हम खाना बनाते हैं, इसलिए अब तुम्हें भी हलवा वहीं बनाना है। हम लोग तुम्हें सामग्री देकर जा रहे हैं, माँ जी पूजा के लिए बुला रही हैं, तुम प्रसाद का हलवा बनाना शुरू कर दो। पर सुनो तो भाभी, मैं इतना सारा। ज्योति का दिमाग खराब हो चुका था, उसने कभी इतना सारा हलवा या फिर कोई खाने की चीज ज्यादा मात्रा में बनाई ही नहीं थी। हाँ मम्मी, बताओ ना, इतना सारा हलवा, मुझे तो पता ही नहीं कितना घी डलेगा, कितनी सूजी, कितनी शक्कर, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। मैंने तो